दोस्तों नमस्कार। दोस्तों एक वक्त बंगाल में वामपंथियों की सत्ता थी तो वहां जो भी प्रतिमा लगती थी उसका रंग लाल होता था, वहां की दीवारों का रंग भी लाल होता था। फिर ममता बनर्जी की सत्ता आई, लाल रंग गायब हो गया, नीला रंग आ गया। हर जगह पर नीला रंग दिखाई देने लगा। और ऐसे ही रंग कमोवेश उत्तर प्रदेश में भी एक वक्त समाजवादी पार्टी की सत्ता के वक्त नजर आते थे, तो फिर बहुजन समाज पार्टी की सत्ता के वक्त वो रंग बदल गए और अब तो वहां पर बीजेपी की सत्ता है तो उसका भी रंग वहां की दीवारों पर, चाहे वो सचिवालय हो या फिर विधानसभा के परिसर की दीवार ही क्यों ना हो, रंग बदलने लगते हैं। और रंग बदलते बदलते अगर कांग्रेस के दौर को याद कीजिएगा तो उस दौर की हर योजना कांग्रेस के नेताओं के नाम पर होती थी। उसमें भी पहली प्राथमिकता गांधी परिवार के व्यक्तियों को दी जाती थी। स्थितियां बदली, देश में अब बीजेपी की सत्ता है तो संघ परिवार से जुड़े बड़े कद्दावर स्वयंसेवकों के नाम पर योजनाएं चलती हैं। बीजेपी के नेताओं के नाम पर योजनाओं का नाम होता है, सड़कों का भी नाम होता है। लेकिन स्थिति धीरे धीरे इस देश के भीतर में कुछ ऐसी बदलती चली गई कि जो संसद के जरिए पास किया गया विधेयक भी होता है उसे भी राज्य सरकार नहीं मानते हैं, इनकार कर देते हैं। केंद्र द्वारा या फिर संवैधानिक स्वायत्तता पाए हुए जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनको भी राज्य रोक देते हैं। खेती से जुड़े 3 विधेयक ना पंजाब ने माना, ना राजस्थान ने माना, ना छत्तीसगढ़ ने माना। स्थिति इतनी विकट कि विधानसभा ने उसके काउंटर में अपने विधेयक पास कर दिए और राष्ट्रपति भी उन राज्यों के नहीं हुए, उन्होंने मिलने तक से इनकार कर दिया। तो पंजाब के मुख्यमंत्री दिल्ली में बैठ गए धरने पर। स्थितियां बदल रही है। सीबीआई स्वायत्त संस्था है, संवैधानिक संस्था है, उसके जरिए किस किस रूप में केंद्र ने क्या क्या किया ये सारी परिस्थितियां दूर की गोटी। लेकिन आधे दर्जन राज्य, जिसमें बड़ा राज्य महाराष्ट्र भी है, जिसमें पंजाब भी है, पश्चिम बंगाल भी है, आधे दर्जन राज्यों ने कहा सीबीआई की एंट्री अब बिना इजाजत हमारे नहीं होगी। स्थितियां बदल रही है क्या? राज्यों को जो पैसा चाहिए केंद्र वो पैसा उनके हक का दे पाने की स्थिति में नहीं है तो राज्य क्या करें? स्थितियां बदल रही है क्या? जो संघीय ढांचा था जिसमें एक दूसरे के क्षेत्र को मिलाकर इस देश के संविधान ने एक ऐसी रचना की थी जिसके जरिए एक चेक एंड बैलेंस की स्थिति नजर आती, क्या वह स्थिति भी बदल रही है क्या? संघीय ढांचा भी चूर हो रहा है क्या? तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को एक अलग रंग में रंग देना जो सत्ता की पहचान के साथ जुड़ा हो और सुप्रीम कोर्ट उस पर इस बात का जिक्र करे कि दरअसल जिन बातों का आप जिक्र कर रहे हैं ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। यहीं से कई सवाल एक साथ इस देश के भीतर में निकलेंगे और आज हमें लगता है इस बात पे गौर आपको करना चाहिए। एक वक्त मोदी सत्ता ने भी सुप्रीम कोर्ट ही नहीं पूरी जुडिशरी में जजों की नियुक्ति और जजों के तबादले को लेकर पर कतरने की कोशिश की थी और अपने तरीके से सारे अधिकार अपने हाथ में लेने की कोशिश भी की थी। लेकिन उसके बाद जस्टिस केहर की अगुवाई में 5 जस्टिस जब बैठे तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की स्वायत्तता को बरकरार रखने की कोशिश की और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट को लेकर जो मोदी सत्ता की टीका टिप्पणी थी उसमें बहुत साफ था कि जो कोलेजियम काम करता है क्या वह बच्चों और अंकलों की नियुक्ति तो नहीं करता है, और अगर इसको रोका जाए तो क्या हो, किस रूप में हो। हमको लगता है कि संविधान के अक्स तले सुप्रीम कोर्ट का काम संविधान की व्याख्या करना ही है। और ऐसे में संविधान में लिखे आर्टिकल्स का अगर हम आपसे जिक्र करें, चाहे वो आर्टिकल 2 क्यों ना हो जो राइट टू लाइफ से जुड़ा हुआ है, आर्टिकल 21 क्यों ना हो जो कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से जुड़ा हुआ है, चाहे आर्टिकल 32 क्यों ना हो जो राइट ऑफ इंडिविजुअल से जुड़ा हुआ है, चाहे आर्टिकल 41 क्यों ना हो जो कि राइट टू वर्क और टू एडुकेट से जुड़ा हुआ है, या फिर आर्टिकल 46 का ही जिक्र कर लीजिए जो कि वेजेस को लेकर, जो वर्कर्स और लेबर्स के वेजेस हैं उनको लेकर जिक्र करता है। लेकिन इस दौर में सबकी धज्जियां उड़ाई गई और सुप्रीम कोर्ट क्या खामोश रहा? और सुप्रीम कोर्ट ने राज्य को निर्देश क्यों नहीं दिया? नोटबंदी के वक्त कतारों में जो मौतें हो रही थी उस पर सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जागा? कोई भी सवाल पूछ सकता है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात का जिक्र है कि सुप्रीम कोर्ट स्टेट को निर्देश दे सकता, और यह निर्देश तो प्रवासी मजदूरों के वक्त भी दिया जाना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया गया। यहां पर पहला सवाल, सुप्रीम कोर्ट भी इस देश के टैक्स पेयर के पैसे से ही चलता है।
आज उसे भी जान लीजिए कितना पैसा किस रूप में दिया जाता है। यह टैक्स पेयर का पैसा है। यानी सुप्रीम कोर्ट किसी दूसरे से ग्रह से उतरकर भारत की राजधानी दिल्ली के भीतर में नहीं समाया है। इसको चलाने की पूरी प्रक्रिया कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही, और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वह नागरिकों के हित के साथ जुड़ा है, उनकी सहूलियत के साथ जुड़ा है, और उसी की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट को करनी है। लेकिन जरा इसके उस जटिलताओं को समझिए और कंट्रडिक्शंस का लाभ सत्ता कैसे उठाती है यह भी समझिए। जब कॉलेजियम का जिक्र हो रहा था और जजों की नियुक्ति और तबादले का जिक्र हो रहा था, उस वक्त जस्टिस केहर जिन बातों का जिक्र कर रहे थे, उस वक्त 2017 में जब कॉलेजियम ने इस बात को इनकार कर दिया कि यह सुप्रीम कोर्ट के हिस्से में आता है और गवर्नमेंट को यह अधिकार नहीं दिया जा सकता है, यानी लॉ मिनिस्ट्री यह नहीं तय करेगी कि कौन जस्टिस बनेगा, किसका तबादला किया जाए, उस वक्त 2017 लॉ डे था। वो देश के कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद के पहले हम भाषण का एक हिस्सा आपको सुनाते हैं जो उन्होंने जिक्र किया था, और उन्होंने नेहरू का जिक्र भी किया था। नेहरू ने जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में 1949 में भाषण दिया था, यानी इस देश के भीतर में आप चूज कर सकते हैं, क्या नेगेटिव है उसको अपने साथ रख लीजिए, क्या पॉजिटिव है उसको अपने साथ रख लीजिए, उन दोनों में से चूज कीजिए। जब आप पॉजिटिव होंगे तो पॉजिटिव चीजों को रखिए, जब आप नेगेटिव चीज होंगे तो नेगेटिव चीजों को रखिए। नेहरू के जिस भाषण को उस वक्त लॉ मिनिस्टर ने कोट किया था वो हम आपको बताते हैं। उसमें नेहरू ने कहा था, कोई भी सर्वोच्च न्यायालय खुद को तीसरा कक्ष नहीं बना सकता है। कोई भी सुप्रीम कोर्ट और कोई भी न्यायपालिका संसद की संप्रभु इच्छा पर निर्णय में नहीं टिक सकते। यदि हम यहां और वहां गलत हो जाते हैं तो यह इसे इंगित कर सकते हैं, लेकिन अंतिम विश्लेषण जहां देश का भविष्य चिंतित होता है, कोई भी न्यायपालिका रास्ते में नहीं आ सकती। और अगर यह रास्ते में आती है तो समझना होगा कि अंततः पूरा संविधान जो है वह संसद का ही तो प्राणी है, उसी से तो उपजा हुआ है। और इसी के साथ जोड़ते हुए उस वक्त कानून मंत्री ने 3 साल पहले लॉ डे के दिन दिसंबर के महीने में दिल्ली में जिक्र किया था कि भारत के लोग प्रधानमंत्री पर भरोसा करते हैं। प्रधानमंत्री के पास परमाणु बटन है, और इस बात पर कि लोग उन पर कितना भरोसा करते हैं यह इस बात का परिचायक है। फिर भी कानून मंत्री के माध्यम से प्रधानमंत्री को उचित न्यायाधीश नियुक्त किए जाने पर भरोसा क्या आप नहीं करते हैं? जब प्रधानमंत्री पर भरोसा आप क्यों नहीं करते हैं? यह वो सवाल खड़ा करते हैं। और इस प्रक्रिया में जस्टिस केहर ने जब फैसला सुनाया था कि क्यों अधिकार राज्य को नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने बहुत छोटे शब्दों में कहा था कि न्यायपालिका को सभी नागरिकों को भेदभाव और राज्य सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ ढाल बनने के लिए बाध्य है वो। यानी कहीं भी राज्य सत्ता का दुरुपयोग ना हो और नागरिकों को लेकर भेदभाव ना बरता जाए, इसी को लेकर तो है। लेकिन इस दौर में जरा ध्यान दीजिए, चाहे वो कॉरपोरेट का फील्ड हो, चाहे वो मीडिया का फील्ड हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी का फील्ड हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशन का फील्ड हो, स्टेट ने अपने हिसाब से उनको चुना है और चुनने के बाद उनके जरिए अपने अनुकूल काम करवाए हैं। और इस काम करने की प्रक्रिया में इस देश के भीतर में एक बहस शुरू हो गई कि सुप्रीम कोर्ट की महत्ता, उसकी जरूरत क्या इस देश में संविधान के मातहत नागरिकों को मिले समान अधिकार के तहत कार्रवाई करने की है या नहीं है, या फिर उसकी व्याख्या वो अपने अपने तरीके से करेगी। यह एक सवाल जरूर है। और इन सवालों के अक्स तले हमको लगता है एक बात का और जिक्र करना चाहिए। कांग्रेस के एक नेता हुआ करते थे देवकांत बरुआ। देवकांत बरुआ ने एक वक्त कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इज द थर्ड चैम्बर ऑफ करप्शन। उन पे कंटेंट ऑफ कोर्ट की स्थिति लाई गई थी, और उस कथन को उस वक्त स्टेट्समैन ने भी छापा था, न्यूज़पेपर स्टेट्समैन जो कलकत्ता से निकलता था। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उस पर भी लागू हो गया था, क्योंकि उसने उसको क्यों छापा। अब यहां पर सवाल है कि जो बात एक स्टैंड अप कॉमेडियन के जरिए कही गई और जो ट्वीट के जरिए उसने कही, उसको रिट्वीट करने वालों की तादाद 26,000 से ज्यादा है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट सब पर लागू होता है, जिन्होंने लाइक किया अब उन पर भी लागू होता है। लेकिन इसके कंट्रडिक्शंस में उभर आइएगा तो एक फैसले को सुनाते हुए एक संपादक की अपनी इंडिविजुअल लिबर्टी का जिक्र करते हुए जब कहा कि किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, इस दिशा में फिर वही सवाल आया कि सुप्रीम कोर्ट ने इस दिशा में क्यों देखा, क्यों समझा, और महाराष्ट्र की सरकार क्यों देख रही है।
अगर एक न्यूज़ चैनल कुछ भी बोल रहा है तो उसकी अपने काम करना चाहिए, वो क्यों दिशा देती है। दूसरा सवाल फिर यहां पर आता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्यों देखा। ये सारे सवाल हैं, लेकिन बात इससे खत्म नहीं होती, क्योंकि हमने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आपसे कही, इस देश की सुप्रीम कोर्ट भी टैक्स पेयर के पैसे से चलती है। इस देश की सरकार और गवर्नेंस जो है वह भी टैक्स पेयर के पैसे से ही चलती है। टैक्स पेयर का मतलब है इस देश के भीतर में जो डायरेक्ट टैक्स देते हैं, जो इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं, चाहे वो जीएसटी के जरिए लगा हो या आप कोई भी सामान खरीदते हैं, कहीं भी कुछ भी खाते पीते हैं, आप एक टैक्स देते हैं जो राज्य वसूलता है और उसके जरिए स्टेट को चलाता है। और जो टैक्स देते हैं अगर उनके भीतर कुछ सवाल है तो उसका निदान कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट को करना है। और जब हम इन परिस्थितियों में आते हैं कि क्या देश की स्थिति हो गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की व्याख्या करते हुए हर इंडिविजुअल के राइट्स के बारे में सोचने की कोशिश क्यों नहीं की? यह भी एक सवाल है। अब आइए इसके आगे का सवाल, क्योंकि जब हम इस पूरे ढांचे को और संघीय ढांचे को परखने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें लगता है कि जर्नलिस्टों को लेकर एक सवाल यह भी होना चाहिए कि एक वक्त इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल छपा था एजी नूरानी का, जो कि इमरजेंसी के तुरंत बाद का आर्टिकल था, और उस वक्त हैबियस कॉर्पस को लेकर जो दाखिल होते थे उसमें उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे और जो वहाँ के जजेस थे उनको लेकर एक क्रिटिकल आर्टिकल छपा था। तो जिस टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा और जो इंडियन एक्सप्रेस में छापा, उस समय निहाल सिंह हुआ करते थे टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर और मुलगांवकर साहब हुआ करते थे इंडियन एक्सप्रेस के। ये हम आपसे 1978 का जिक्र कर रहे हैं। उस वक्त कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट दिया गया था, इमरजेंसी के तुरंत बाद की परिस्थिति थी, जनता सरकार थी, मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने चीज़ों को फिर नए सिरे से डिफाइन करने की कोशिश की, जिससे पत्रकारिता, मीडिया की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को एक स्पेस मिले। लेकिन वह परिस्थिति मौजूदा वक्त में आते आते डाइल्यूट हो जाती है, चाहे उस वक्त जनता पार्टी के साथ खड़ी हुई राजनीतिक सत्ता मौजूदा क्यों ना हो। क्योंकि जब हम इन परिस्थितियों को आपके साथ शेयर करना चाहते हैं तो यहां पर हमको लगता है अब आपको उस आंकड़े को पहले समझना चाहिए जिसमें इस बात का जिक्र किया जाता है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट कहीं लक्ष्मण रेखा लांघती तो नहीं है और स्टेट चिंतित तो नहीं होता है। तो इसमें हमको लगता है कि एक जिक्र और यहां पर होना चाहिए कि नेहरू ने तो संसद की संप्रभु इच्छा शक्ति का जिक्र किया था अपने वक्तव्य में। इसका जिक्र देश के कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने 2017 में नहीं किया, और अगर किया तो फिर यह समझना होगा कि नेहरू जिस संसद का जिक्र कर रहे थे उसमें क्रिमिनल्स नहीं थे, उसमें दागी नहीं थे, उसमें गैंगस्टर और मनी बैग के साथ आए हुए संसद में के भीतर सांसद नहीं बैठे थे। इसीलिए एक और बहस याद आती है 2G स्पेक्ट्रम को लेकर, जब सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं बहुत साफ तौर पर कि अदालतों को अपने कार्यकारी ज्ञान के लक्ष्मण रेखा के भीतर रहना चाहिए। तो उस वक्त जवाब जस्टिस गोंगली ये कहकर देते हैं, जब सीता ने लक्ष्मण रेखा पार की और रावण की हत्या हो गई तब तक तो ठीक है, लेकिन जब रावण खुलेआम घूम रहे हैं तो फिर बार बार उस सीमा लक्ष्मण रेखा को लांघना इसलिए जरूरी है क्योंकि इन रावणों को कौन मारेगा। जस्टिस गोंगली उस परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं जहां वो समझ पा रहे हैं कि स्टेट पावर कैसे काम करता है, और इसीलिए नेहरू के दिमाग में जो पहली एक विश्वसनीयता जुडिशरी को लेकर जो बनी भी हुई थी, जो इस बात का वो जिक्र भी कहते थे कि पहले उनके दिमाग में बहुत साफ था कि 2 कोठरी जो है उनकी विश्वसनीयता खत्म हो गई है, और जो तीसरी कोठरी है न्यायपालिका उसकी विश्वसनीयता चाहे वहां पर काली भेड़े ही क्यों ना हो, इस बात का उन्होंने जिक्र किया था, ब्लैक शिप। लेकिन बावजूद इसकी विश्वसनीयता ही हमारी डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन को बचा कर रखेगी। और यही वो बहस है जो चलते चलते मौजूदा वक्त में इतनी डाइल्यूट हो गई कि हम लोग ऐसे इंडिविजुअल की रक्षा की दिशा में बढ़ गए जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन मैटर नहीं करता है। और इसका एक सबसे बेहतरीन उदाहरण हमको लगता है कि इस रूप में देना चाहिए। अमेरिका में एक वक्त कहते हैं कि खास तौर से जो वहां पर कंसंट्रेशन जब पूंजी का होने लगा तो अमेरिका में जो जॉन रॉक फेलर थे उनको वहां पर वो 20वीं सदी में ऑयल मैग्नेट कहा जाता था। भारत में भी इस तरीके से चीजें डेवलप की जाए, रशिया में भी इस तरीके से पूंजी का एक साथ जुड़ा हुआ किया गया है। क्योंकि भारत में जब हम जिक्र करते हैं तो आज की तारीख में कॉरपोरेट मित्र अडानी का अगर हम राइज देखें
इस दौर में। अडानी का जिक्र इसलिए जरूरी है क्योंकि 2014 में जब गुजरात के मुख्यमंत्री देश के प्रधानमंत्री बने तो वह जिस जेट से आ रहे थे, जो कि प्राइवेट जेट था, वो अडानी का था। यानी दोस्ती खुलेआम थी। और ये दोस्ती के पीछे का इतिहास ये था कि जब गुजरात में 2002 में दंगे हुए थे और उसके बाद खुले तौर पर अडानी ही मदद के लिए उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी के साथ आए थे। ये फैक्ट है। और दूसरा फैक्ट ये है कि उस वक्त इस देश के बड़े कॉरपोरेट्स ने गुजरात का साथ छोड़ा था। उस वक्त मुख्यमंत्री मोदी का साथ छोड़ा था। इन्वेस्टर्स गुजरात नहीं जा रहे थे। सीआईआई ने विरोध किया था, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशंस जो है उसने अपने तौर पर विरोध किया था। अमेरिका ने वीज़ा देने से मना कर दिया था, 10 साल तक वीज़ा नहीं दिया। जब प्रधानमंत्री बने तब वीज़ा दिया। ये एक फैक्ट है, ये इतिहास के पन्ने हैं। लेकिन उसके बाद अडानी ही थे जिन्होंने वाइब्रेंट गुजरात की सोच को डेवलप किया और अपने तरीके से एक पैरेलल इंस्टीट्यूशन को किस रूप में इन्वेस्टर्स के साथ जोड़ा जाए उसको शुरुआत किया। लेकिन मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 230% नेटवर्क किसका बढ़ सकता है? तो वो अडानी ग्रुप का बढ़ा। और उसका एक सफर है क्योंकि अडानी ने अपने तौर पर बड़ा संघर्ष किया। कॉलेज ड्रॉप आउट थे, डायमंड के क्षेत्र में मुंबई पहुंचे हाथ आजमाने के लिए, असफलता मिली। असफलता मिलने के बाद उन्होंने बड़े अपने तौर पर काम किए और उस काम के दौर में प्लास्टिक्स इंपोर्ट करते थे, उसका सामान बनाते थे। हिमाचल प्रदेश में अपने तौर पर वहाँ पर उन्होंने जो एप्पल्स के फॉर्म होते हैं उसको लिया, उसको किया। नौकरशाहों को घूस दिया, काम हो जाए। मुंदला पोर्ट चलाने के लिए उन्होंने फिर कैसे अधिकार मिला, उसके टर्मिनल्स एक्सपेंड किए। लेकिन आज की तारीख में जब हम आपसे बात करेंगे तो देश के भीतर में सबसे बड़े एयरपोर्ट ऑपरेशन उन्हीं के हाथ में है। जो देश के भीतर में बंदरगाह ऑपरेशन है उन्हीं के पास है। जो थर्मल कोल पावर प्रोड्यूस करने वाली स्थिति है वह उन्हीं के पास है। और इंडिया में जो पावर ट्रांसमिशन और गैस डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट जो है वो उन्हीं के हाथ में। और अब तो वह एक लिहाज से ग्रीन एनर्जी की तरफ भी बढ़ गए हैं, जहां पर $6 बिलियन इन्वेस्ट भी है। जो 80 GW कैपेसिटी जो है सोलर प्लांट लगा रहे हैं। एक लिहाज से वर्ल्ड में ये लार्जेस्ट रिन्यूएबल प्रोजेक्ट के तौर पर देखा जा रहा है। यानी इतने तरीके से उनका विस्तार हुआ और उनके ऊपर डेब्ट भी लगभग $30 बिलियन का है। लेकिन यह मायने नहीं रखता है कि किसी भी स्टेट में अगर सत्ता अनुकूल किसी कॉरपोरेट के रहे तो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स भी उसके साथ आ जाते हैं। वो जानते हैं कि यहां पर बिजनेस करना बहुत आसान होगा क्योंकि व्यक्ति सत्ता के अनुकूल है। क्या सुप्रीम कोर्ट को इस दिशा में नहीं बढ़ना चाहिए था? यह भी एक सवाल है। इस देश के भीतर में हेल्दी कॉम्पिटिटिवनेस नहीं डेवलप करनी चाहिए थी। मोनोपोली के साथ चीज़ें आ गई, ये क्या स्थिति है? और त्रिवेंद्रम में जब एयरपोर्ट को शिफ्ट किया गया तो उस पर तो बहुत साफ तौर पर वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर का कमेंट था कि जिस तरीके से ये क्रोनी कैपिटलिज्म का एक बेशर्म चेहरा है, उन्होंने वो शब्द को यूज़ किया और उस पर भी कोई ध्यान नहीं हुआ। और इस परिस्थिति से जब आप आगे निकलते हैं तो हमें लगता है कि लेटेस्ट प्रोजेक्ट जो है, अगर आप झारखंड के गोड्डा में देखिएगा, जो एक लिहाज से संथाल परगना का इलाका है, यहाँ पे आदिवासियों की ज़मीन खरीदना बेचना अभी भी मुश्किल काम ही नहीं बल्कि वो कानूनी तौर से वैलिड नहीं है। वहाँ पर भी थर्मल पावर और कोयला मंगाएंगे ऑस्ट्रेलिया से। जो पावर होगा उस पावर को दिया जाएगा बांग्लादेश को और वहाँ के नागरिकों को महंगा मिलेगा। और इस महंगे के लिए चलिए घाटा ना हो तो इसके लिए उसको SEZ में ले आया गया। SEZ में लाने के बाद आपको टैक्स की छूट बहुत बड़ी तादाद में मिल जाती है। यह खुले तौर पर इस देश में होता है। और ऐसे शख्स जो होते हैं जिसे छू देते हैं वो सोना हो जाता है। वो कॉरपोरेट के क्षेत्र का व्यक्ति हो या किसी न्यूज़ चैनल को चलाने वाला शख्स हो, वो जिसे छुएगा वो सोना हो जाएगा और उसकी मांग मार्केट में बढ़ती चली जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को एक हेल्दी सिचुएशन देश के भीतर में अलग अलग इंस्टीट्यूशंस की रक्षा करते हुए नहीं बनानी चाहिए थी। सीबीआई को 6 राज्यों ने रोक दिया। पार्लियामेंट के जरिए पास हुए कानून भी मायने नहीं रखते हैं राज्यों में जहां पर आपकी अपनी सरकार नहीं है या विरोधियों या विपक्ष की सरकार है, वो मायने नहीं रखते हैं। इंस्टीट्यूशंस के साथ खिलवाड़ होना और स्टेट और सेंटर का टकराव इंस्टीट्यूशंस के नाम पर, वह भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन की स्वायत्तता के नाम पर, तब आप क्या कहेंगे? और यहीं पे आखिरी सवाल आता है कि टैक्स पेयर के पैसे से ही तो सुप्रीम कोर्ट भी चलती है। इसके लिए हमको लगता है ये जरूर जानना चाहिए कि इस देश के भीतर में जो भी पूंजी आती है वो किस बात का जिक्र, हमको लगता है सुप्रीम कोर्ट को भी ये एहसास होना चाहिए कि आखिर में टैक्स पेयर की रक्षा करना भी तो उनका काम है। हालांकि इस बीच का एक सच यह भी है कि बजट का पैसा मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में कम किया गया।
2019-20 में 3,173 करोड़ था, जो 2021 में घटकर 2,200 करोड़ हो गया। हालांकि इसके पीछे का एक सच यह भी है कि 2019-20 के बीच में इलेक्शन हो रहे थे और जो इलेक्शन कमीशन का जो बजट जाता है चुनाव कराने के लिए, वो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के जरिए जाता है और वो बजट लगभग 1,380 करोड़ का था। वो इलेक्शन के लिए था। 2020-21 के बजट में इलेक्शन के लिए 487 करोड़ रुपए दिए गए। जो इलेक्शन हमने देखा कि 2020 में जैसे बिहार का इलेक्शन हुआ है, हमने देखा इसमें भी खर्च हुए होंगे, तो एक बजट रकम निर्धारित की जाती है। लेकिन इन सब के बीच भी सच ये है कि कानून को लेकर रक्षा करने के लिए जो एक बजट निर्धारित किया जाता है, हमको लगता है उसको भी जानने की जरूरत होनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट खुद को चलाने के लिए उसका भी एक बजट होता है। सुप्रीम कोर्ट का बजट बीते 5 साल में दुगना बढ़ा है। 2014-15 में यह 149 करोड़ था, 2020-21 में यह 308 करोड़ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट का बजट लगातार बढ़ा है। सुप्रीम कोर्ट पर सवालिया निशान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने ही 2018 की जनवरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस देश के भीतर में डेमोक्रेसी इन डेंजर शब्द के साथ उठाया था, कोई इनकार नहीं है। यहीं पे सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट को तमाम सुविधाएं भी दी गई, सुविधाएं बढ़ाई भी गई, क्योंकि जब हम मनमोहन सिंह के काल का जिक्र करते हैं तो मनमोहन सिंह के काल में 2009-10 में अगर आइए आप, जब सेकेंड टर्म उनका शुरू हुआ था, उस समय सुप्रीम कोर्ट का बजट था 95 करोड़। और जब मनमोहन सिंह जा रहे थे 2013-14 के बजट में आइएगा, सुप्रीम कोर्ट का अपना बजट था 129 करोड़ रुपए उसको दिए जा रहे थे, जो बजट का हिस्सा था। यानी लगभग 34 करोड़ बढ़े, 5 साल में बढ़े। जब सरकार आई मोदी सरकार, तो इन्होंने 2014-15 में तकरीबन 20 करोड़ रुपए बढ़ाए और 149 करोड़ कर दिया। 149 करोड़ 2015-16 में, 14-15 में, 15-16 में ये 40 करोड़ और बढ़ता है, 189 करोड़ होता है। 16-17 में ये और जबरदस्त तरीके से बढ़ता है और तकरीबन 50 करोड़ की बढ़ोतरी होती है, 242 करोड़ पहुंच जाता है। 2017-18 में ये 247 करोड़ हो जाता है। 2018-19 में ये 258 करोड़ हो जाता है। 2019-20 यानी पिछले साल 296 करोड़ हो जाता है और इस बार के बजट में 308 करोड़ सुप्रीम कोर्ट को दिए गए हैं। टैक्सपेयर का पैसा है। सुप्रीम कोर्ट को इसका एहसास होना चाहिए कि इस देश में टैक्सपेयर के पैसे का मतलब बहुत साफ है, कम से कम उनके अधिकारों की रक्षा तो इस देश के भीतर में हो। जो कंज्यूमर है वह भी टैक्सपेयर है, जो कुछ भी सामान खरीदता है, और जो डायरेक्ट टैक्स देते हैं वो तो हैं ही। तो सुप्रीम कोर्ट कोई अलग से पैसा तो कहीं से ला नहीं सकता है। और जब आप उसके भीतर जाइएगा तो बहुत सारे सवाल आपके जहन में होंगे। न्याय के अलग अलग माध्यमों के जरिए जो उनको भी बजट दिया जाता है, क्या वो काम कर रहे हैं? और काम कर रहे हैं तो काम करने के दौरान उनका पैसा बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, या फिर काम ही नहीं कर पा रहे हैं? उसका एक सच ये है कि 2018-19 में जो निर्भया फंड दिया गया था, उसका एक भी पैसा उपयोग नहीं किया गया। और 2019-20 में 140 करोड़ उसी को जोड़ के दे दिए गए और फिर 150 करोड़ इस बार दिए गए हैं 2021 में। यह तो है जो नेशनल मिशन फॉर सेफ्टी ऑफ वुमेन, जो खास तौर से फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट होते हैं, उनके लिए पैसा निर्धारित किया गया। लेकिन सवाल यह है कि ये 150 करोड़ जो दिए गए साल के, क्या इसके जरिए स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट मायने रख रहे हैं? हाथरस का कांड हो गया, हाथरस पे राष्ट्रपति की खामोशी रही, प्रधानमंत्री की खामोशी रही, कोई सवाल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लेकर किस रूप में, किस दिशा को बढ़ाया या नहीं बढ़ाया? और स्पीड में काम क्यों नहीं हो पा रहा है? हो रहा है तो क्या ये सीबीआई को सौंप के क्या ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है? क्या ये आवाज सुप्रीम कोर्ट के भीतर से नहीं उठनी चाहिए? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स में इस बात का जिक्र है कैसे आपको रक्षा करनी है संविधान की, और संविधान की रक्षा करते हुए लोगों की रक्षा करनी है, इस बात का जिक्र है बाकायदा। लेकिन उसके बाद एक सिलसिले पर आइए, नेशनल मिशन फॉर जस्टिस डिलीवरिंग एंड लीगल रिफॉर्म्स। 2019-20 में इस पे 210 करोड़ रुपए दिए गए, इस बार 285 करोड़ रुपए दिए, बढ़ाया गया। लेकिन क्या वो रिफॉर्म की स्थिति में और डिलीवरी की स्थिति में हम आए? 3 करोड़ से ज्यादा मामले अब भी लंबित पड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट तक में मामले लंबित पड़े हुए हैं और निचली अदालतों को तो आप सोच नहीं सकते हैं। लॉकडाउन के दौर में इनकी संख्या और बढ़ती चली जा रही है। उसके बाद आइए, नेशनल जुडिशियल एकेडमी, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट, न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर, इन चारों के लिए पिछले साल 159 करोड़ रुपए दिए गए थे, इस बार कम कर दिया गया।
क्या ये काम नहीं कर रहे थे इसलिए कम किया गया? इसमें लगभग 40-42 करोड़ की कमी ले आई गई, 117 करोड़ कर दिया गया। एक सवाल होना चाहिए। अगला सवाल, नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, जो एडमिनिस्ट्रेशन पे खर्च होता है उसको कितना दिया जाता है? उसकी बढ़ गई एडमिनिस्ट्रेशन पे खर्च की। पिछले साल 416 करोड़ 16 लाख दिए गए थे, इस बार 442 करोड़ 87 लाख रुपए दिए गए। वह एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा बढ़ गया। जो टैक्स ट्रिब्यूनल चलते हैं, जो सबसे ज्यादा स्थिति जहां पर उलझन है, उसको 143 करोड़ पिछले साल दिए गए थे, इस बार 172 करोड़ रुपए दिए गए। लेकिन इन सारी जगहों पर मामले देखिएगा जो उस रफ्तार से होने चाहिए नहीं हो पा रहे हैं। आर्बिट्रेशन के खिलाफ आर्बिट्रेशन के लिए अदालतों में लोग जाने लगे हैं। ये एक प्रोसेस है। इसका मतलब है कि इस देश के सिस्टम को चलाने के लिए जो पूंजी चाहिए वह इस देश के नागरिकों के जरिए ही वो पूंजी आती है। आपने कोई कारू का खजाना कहीं बंद करके नहीं रखा, या नोट छापने की मशीन नहीं रखी है कि ये सुप्रीम कोर्ट को दे दिया, ये ट्रिब्यूनल्स को दे दिया, इसके जरिए लॉ एंड मिनिस्ट्री को दे दिया और इलेक्शन करा लिया। ऐसा नहीं, सबकी जिम्मेदारी है, लेकिन सारी जिम्मेदारी नए तरीके से डिफाइन अगर इस दौर में हो रही है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन को लेकर सवाल हो, चाहे सीबीआई को लेकर सवाल हो, चाहे सीएजी को लेकर सवाल हो, चाहे सीवीसी को लेकर सवाल हो, किसी भी इंस्टीट्यूशन को लेकर अगर सवाल है और अगर खामोशी बरती जा रही है तो खामोशी बरतने वाले पर भी तो सवाल आज नहीं कल होगा। और शायद मौजूदा वक्त इसी चीज को निर्धारित कर, और सुप्रीम कोर्ट की साख और सुप्रीम कोर्ट को आने वाले वक्त में अपने आप को किस तरीके से रखना है, इसकी सीख तो इसी बात से मिल जाती है जिस दिन मोदी सरकार ने तय किया था कि जजों की नियुक्ति और तबादले हम करेंगे, और तब सुप्रीम कोर्ट खड़ा हो गया था कि आप हमारे अधिकार क्षेत्र में कैसे हाथ डाल रहे हैं, क्योंकि हमें तो बाध्य होना है कि किसी भी तरीके से जनता की रक्षा के लिए ढाल बनना है, भेदभाव ना बरता जाए और कहीं राज्य सरकार कुछ गलत तरीके से निर्देश ना देने लगे राज्य सत्ता। इस बात का जिक्र जब आप सुप्रीम कोर्ट पर चीजें आई थी तो वो स्टेट से लड़ने को तैयार थी, लेकिन धीरे धीरे चीजें क्यों डाइल्यूट होती चली गई, और उसके बाद स्थिति इस देश के भीतर में क्यों आ गई कि एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो रिटायरमेंट के तुरंत बाद उसी पार्लियामेंट में पहुंच जाते हैं जिस पार्लियामेंट के भीतर जो दागी उम्मीदवार हैं, वहां पर जो करप्शन के जो चार्जेस लगते हैं उसको लेकर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दर्जनों बार टिप्पणियां की हैं। खास तौर से वोरा कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद से, यानी 93 के बाद से आज तक दर्जनों बार दर्जनों केसेस में की है टिप्पणी कि क्यों संसद को समझना चाहिए और संसद के भीतर एक लॉ क्यों बनना चाहिए जिसमें करप्ट लोग ना आ पाए। सुप्रीम कोर्ट का ही निर्देश है करप्ट लोग चुनाव न लड़ पाए, लेकिन उन सब के बावजूद भी खुली धज्जियां चंद दिनों पहले बिहार चुनाव जो संपन्न हुए उसमें उड़ी, लेकिन सुओ मोटो क्यों सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लिखा, जबकि पूरा डाटा मौजूद है कितनी बड़ी तादाद में क्रिमिनल एमएलएस चुनकर अब आ गए हैं। पहले तो उम्मीदवार थे, अब चुनकर आ गए हैं जिन पे एक से एक खतरनाक मामले चल रहे हैं। तो ये एक ऐसी परिस्थिति है जब आप संविधान की व्याख्या नागरिकों के हितों के लिए ना करके सत्ता के हित की दिशा में जाएंगे, और सत्ता नागरिकों को परिभाषित अपने अनुकूल करने के लिए मीडिया का उपयोग करेगी और कहीं जुडिशरी का उपयोग करेगी, तो सवाल तो उठेंगे। और ये सवाल शायद मौजूदा वक्त में भारत की अपनी अंदरूनी संप्रभुता, अपने आंतरिक लोकतंत्र को लेकर और संवैधानिक समझ को लेकर कहीं ज्यादा तेज हो चले हैं। समझने की जरूरत शायद मौजूदा वक्त में सबसे बड़ी यही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।